अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोस्तों का जो मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं, उस कहानी को सुनते भी हैं और अपने कमेंट्स और आरा से आगाह भी करते हैं। और उसके बाद चलते हैं कहानी के 8वें हिस्से की तरफ। कुछ दोस्तों ने जिन्होंने पहले कहानी नहीं सुनी उनको बताता चलूँ कि ये एक दोस्त की कहानी है, जो सच्चे वाक़यात पर भी मबनी है कि उन्होंने अपनी नाकाम मोहब्बत को पाने के लिए महबूब आपके कदमों वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या होता गया वो सारा कुछ इस कहानी के अंदर है। पहले हिस्से से लेके आज 8वां हिस्सा शुरू हो रहा है। चलें चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के इस वक्त किरदार जो है फैसल पे चल रहा है। फैसल जो है कहानी के हीरो का या फाउंडर का जो है ना वो दोस्त है। इस टाइम जो है ना कहानी फैसल पे चल रही है। हुआ ये कि फैसल की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या हुआ। मुझे जब मेरा छोटा भाई लेके अम्मी के पास गया तो मुझे ये तो समझ आ रही थी कि जिसने पकड़ा हुआ है मेरा भाई है, जो मेरे सामने खातून खड़ी है मेरी माँ है और जहाँ पे मैं हूँ ये मेरा घर है। मतलब मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। दिमाग जाग रहा था लेकिन एहसासात मेरे मर चुके थे। बिल्कुल सर्द हुआ था जैसे एक स्लेट होता है। मैं माँ को देख रहा था, वो एकदम से घबरा के मुझे देख रही है। मैं बिल्कुल थोड़ा सा सहमा हुआ था, थोड़ा सा परेशान सा था, लेकिन माँ मेरे चेहरे को देख रही है कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ तो बोलो, हुआ क्या है। मुझे ले जा के उन्होंने एक सोफ़े पे जो हमारे ड्राइंग रूम में था वहाँ बिठा दिया। मैं वहाँ बैठा। अब मैं अपनी तरफ से उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह हुआ है मेरे साथ ना, मुझसे गलती हो गई है। मैंने एक हिंदू आमिल के पास गया, उसको अपना उस्ताद चुन लिया और मैंने एक अमल शुरू किया। तो कल रात मुझे दादाजी आए, उन्होंने मुझे काफ़ी लानत मलामत की, तो मैंने इस अमल को छोड़ दिया। और जब से मैंने ये अमल छोड़ा है तब से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि मैं जो है ना सही तरह से बस मेरा दिमाग बंद हुआ पड़ा है। मैं कभी यहाँ बैठ रहा हूँ, कभी वहाँ बैठ रहा हूँ और आप लोग ना मुझे, अच्छा मैं उनको बता रहा हूँ लेकिन मेरे ना तो होंठ हिल रहे हैं, ना मेरी आवाज़ निकल रही है। मैं कभी अम्मी का मुंह देखता हूँ, कभी भाई का मुंह देखता हूँ कि मेरी बात को समझो समझो। क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरी बात को समझो। लेकिन वो स्पॉट मतलब वो मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा चेहरा स्पॉट है बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि मैं अंदर से बोल भी रहा हूँ, मैं उनसे बातें भी कर रहा हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मेरी आवाज़ किसी ने बंद कर दी है। खैर भाई ने जल्दी जल्दी फ़ोन निकाला, किसी से फ़ोन पे बात की। इतनी देर में मैं वहीं बैठा रहा। अम्मी ने मेरे आगे खाना ला के रखा। मैंने खाना देखा और जैसे ही मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरा खाना जो है ना वो अजीबो-गरीब हो गया। मतलब मुझे देख के घिन आने लगी कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा, उठा लो उठा लो। तो अम्मी से मैं कह रहा था उठा लो और मैं बाकायदा जैसे एक नॉर्मल लड़का बात करता है मैं वैसे बात कर रहा था। लेकिन अम्मी को समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा था। जब मैंने इतनी दफ़ा कहने के बावजूद अम्मी को समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं खड़ा होकर उनको समझा भी रहा हूँ। हकीकत में मैं बैठा हुआ था लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ और वो मुझे हैरत से देखी जा रही है कि इसको हुआ क्या। मैंने एकदम से हाथ खोले और खाना उठा के फेंक दिया। अम्मी घबरा के उठ गई। छोटा भाई एकदम से घबरा गया, उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने मुझे देखा, मुझे कंधों से पकड़ा और नीचे बिठा दिया। मैं बैठ गया। मैं बैठ कर मेरा दिल चाह रहा था मैं फूट फूट के रोऊँ कि ये मुझे क्या हो गया, ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये क्यों नहीं सुनते। इतनी देर में जनाब साहब ये हुआ कि ना अम्मी ने ना कुछ तस्बीह निकाल ली, दुपट्टा ओढ़ लिया और उन्होंने कुछ पढ़ाई शुरू कर दी। छोटा भाई भी मेरे सराहने आके कुछ पढ़ने लगा। अच्छा मज़े की बात यह है कि वो आवाज़ मुझे भनभनाहट की तरह लगती जैसे एक मक्खी राइट साइड से और एक मक्खी लेफ़्ट साइड से मेरे सर पे चकरा रही है। अच्छा और मैं ना अपसेट हो रहा था कि ऐसा नहीं करो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो, बस मुझे इस तरह से तंग नहीं करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अच्छा खैर इतनी देर में अम्मी जो है ना वो उठ के दूसरे कमरे में चली गई। छोटा भाई जो है ना उसने मुझे सोफ़े पे लिटा दिया। मैं लेट गया। तकिया मेरे सर के नीचे था, मेरे ऊपर उन्होंने कोई खीस या मुझे याद है कोई चादर टाइप चीज़ डाल दी थी। मैं आराम से लेट गया। अच्छा और छोटा भाई भी थोड़ी देर के लिए ना कहीं चला गया। अब हुआ क्या, मुझे यूँ लगा जैसे कोई एड़ी वाली चप्पल पहन के, लेकिन एड़ी की तरह ऊंची आवाज़ें नहीं आ रही थी, चलता हुआ कमरे में आया। अच्छा पहले वो राइट गया, फिर वो लेफ़्ट गया, फिर मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। और वो एड़ी वाली चप्पल जो है वो 2 पैर नहीं है, वो 4 पैर है। अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे वो सीधी सी बात होने लगा जैसे कोई ना खुरों के ऊपर चल रहा हो। तो मुझे लगा कि जैसे टक 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 की आवाज़ आ रही है और वो चलती हुई ना बिल्कुल मेरे सामने आ गई। जब मेरे सामने आई, ओ तेरी खैर,
मैंने ऐसे बिल्कुल नूदी है, मैंने हल्की सी आंखें खोल के देखा तो सामने वही रात वाला बकरी का बच्चा। बेसिक वो बकरी का बच्चा नहीं था, वो जवान मेंढा ही था या जवान लेला टाइप ना, जिसे हम कहते हैं सिंगों वाला, जिसके सिंग घूमे हुए होते हैं, वो था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे अगर आप उसको देखते हो तो लगता है जैसे पत्थर का बना हुआ है, और उसका रंग भी ग्रीन था, बिल्कुल ग्रीन कलर था। अच्छा, मैं उसको देख रहा हूँ तो उसने अपनी मेहनती सी आवाज़ से कहा, जो तेरा था वो ले ले, जो तेरा है वो ले ले, जो तेरा है वो ले ले, जो तेरा है वो ले ले, मैं तेरा हूँ तू ले ले, जो तेरा है तू ले ले, मैं तेरा हूँ तू ले ले। इसके साथ ही ना एकदम से उसी में से एक और निकला, उसी में से एक और निकला, उसी में से एक और निकला। निकलते निकलते वो कुछ मुझे नहीं पता, पूरा जो हमारा कमरा था भर गया, और वो सारे एक ही आवाज़ में कह रहे हैं, जो तेरा है तू ले ले, मैं तेरा हूँ तू ले ले, जो तेरा है तू ले ले। इस तरह की अजीबोगरीब से मैं एकदम से हड़बड़ा के उठ के बैठा हूँ। जैसे ही मैं उठ के बैठा हूँ ना, सारे गायब हो गए। अब मैं खौफज़दा सा पूरे कमरे, मेरे दिल की धड़कन आपे से बाहर हुई थी, धाड़ धाड़ धाड़, यूं था जैसे बाहर, मुंह मेरा खुला हुआ था, मुझे सांस पूरा नहीं आ रहा था, हाथ पांव मेरे फूले हुए, जैसे मेरे ऊपर बर्फ़ की सिल रख दी गई है। इतनी देर में ना मैंने कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ हो चुकी है मेरे साथ, अब मुझे इस गड़बड़ के साथ टिकना है। आपको अच्छी तरह पता है कि ये अब ऐसा दौर है, इतने ड्रामे, इतनी कहानियाँ, इतने नावल मार्केट में आ चुके हैं कि जो बंदा थोड़ा सा सेंसेबल है, उन चीज़ों को पढ़ता है, तो वो जब उसके साथ हकीकत में भी हो रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखता है। मैं थोड़ा कंट्रोल रखा तो मैं उठता हुआ आराम से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। और जब कमरे से बाहर आया तो हमारे आगे एक छोटी सी राहदारी है, उसमें से गुजरा। आगे कार पोर्च है, उसके साथ एक छोटा सा लान है। मैं उस लान के पास आया तो लान में हमारे 2-3 छोटे-छोटे दरख्त हैं, लेकिन थोड़े घने घने हैं। वहाँ पे मैंने फ़ील किया कि कुछ है। मतलब हल्की, ये पिछला पहर था थोड़ा सा मगरिब और इशा के दरमियान वाला, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ चीज़ खड़ी हुई है। अब वो क्या चीज़ थी मैं बताता हूँ। यूँ लगता था जैसे एक थका हुआ बंदर बैठा हुआ है, मतलब बंदर वो वाला जो थोड़े बड़े साइज़ का, गुरीला टाइप, वो बैठा हुआ है, और उसने दोनों हाथ ज़मीन पे रखे हुए हैं और मुझे देख रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन ना मुझे आइडिया था, मैंने पहले बताया, गुजारिश की है कि मुझे पता था कि पंगा तो कोई पड़ा हुआ है और इससे मुझे किसी न किसी तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है इसको। तो मैंने कहा कि क्या मसला है, क्या चाहता है। कहता है सिंपल, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि जो तेरा है तू ले ले, जो तेरा है तू ले ले। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया ना। तो मैं ना जल्दी से ना कमरे की तरफ भागा। अब कमरे में जाके बैठ गया मैं, दिल धक धक धक, परेशानी, हाथों में पसीना, पाँवों में पसीना, जिसम हल्का हल्का कपकपा रहा है। मैं आराम से ना लेट गया और मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे मुझसे कुछ भी नहीं पढ़, जैसे मेरे मुंह को सिल गया। मैं बैठ गया, सामने जिस तरफ मेरा रुख था ना, वहाँ पे दीवार थी। तो दीवार के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो उस पर खुद ब खुद जो है ना, मुझे लगा कि जैसे बहुत सारे सितारे, छोटे छोटे सितारे हैं, बेशुमार सितारे हैं, और कोई पर्पल किस्म का, कोई ग्रीन किस्म का, कोई नीली किस्म का, कोई सफ़ेद किस्म का, वो दीवार पे आना शुरू हो गए। और उन्हीं दीवारों के दरमियान में जो है ना, सितारों के दरमियान में एक शक्ल सी आना शुरू हो गई। और थोड़ी देर में मेरे जो है ना, सांस ऊपर को ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। वो शक्ल वो उन्हीं साधु साहब की थी जिनसे मैं वो सीख रहा था मैजिक। वो कहते हैं कि तूने क्या किया, तूने बीच में क्यों छोड़ा, तूने मेरा सारा का सारा मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुझे क्या से क्या बनाना चाह रहा था और तू एक छोटी सी बात नहीं सह पाया। तुझे मैंने कहा नहीं था कि तूने ये अमल पूरा करना है, घबराना नहीं है, तू यहीं पे रह। तू यहाँ से भाग गया, अब वहाँ जाके ना तू मेरा रहा ना तू किसी का रहा, लेकिन अब तू भी किसी साइड का नहीं रहेगा। तुझे पूरा ये करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, भले इसको वापसी पे कर। तो मैं एकदम से घबरा गया कि मैंने मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। और मैंने दोनों हाथ रखे और भाग गया। मैं जब अपने दरवाजे पे पहुंचा हूँ, मुझे कोई सुध बुध नहीं, मैं किधर था, मैं कहाँ था, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने गली में से बस अपने आप को भागते हुए देखा है और भागे जा रहा हूँ। मुझे याद है कि ये इलाका जो था हमारा, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं उनको पता ही G7 वाली साइड है। तो G7 वाली साइड पे आपको पता है कि बिलू एरिया भी एक साइड पे जंगल है, और एक साइड पे वो शक्करपड़ियों वाली साइड, अच्छी तरह जो लोग रहते हैं उनको पता है। मैं उस साइड पे भाग रहा था। वहाँ जाते जाते मैं पता नहीं कब किस वक्त कहाँ गिर के थक के गिर गया।
जब मैं गिरा हूँ, और ये कोई पता नहीं रात का कौन सा पहर था, गिरा हूँ तो बस वहीं पे मैं अपने होशो हवास खो बैठा। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे वजूद पे कोई चीज़ रेंग रही है, कुछ चीज़ें चल रही हैं। मैंने ऐसे आँख खोल के देखा तो हैरतनाक तौर पे बारीक बारीक लंबी लंबी सांप नुमा चीज़ें मेरे जिस्म के ऊपर लुटियाँ दे रही हैं, जैसे ना तड़प रही हैं। मैं एकदम से घबरा के ऐसे उठाऊं कि ये क्या चीज़ है, और जैसे ही वो नीचे गिरी हैं तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने ना एकदम से फिर वहाँ से भागा हूँ। अब मैं भाग रहा हूँ, बस मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, मैं भाग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे एक जगह आती है जिसे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, सबको पता है, ये लोग विरसा के आसपास जगह एक बड़ा मशहूर होटल भी है। वहाँ पे मुझे याद है कि एक पुरानी कब्र मैंने देखी कि एक साइड पे ट्रैफिक है, एक साइड पे जंगल है, और मैं उसके पास जाके गिर गया हूँ। जब मैं वहाँ गिरा हूँ तो मैंने कहा ये मैं कहाँ आ गया। अब मैं अपने आप को बेबस पा रहा हूँ, मैं किधर जाऊँ मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है जैसे मेरे दिमाग को, मेरे जिस्म को कोई और होल्ड कर रहा है। मैं वहाँ बैठा हूँ तो इधर उधर देख रहा हूँ, ऊपर पूरा चांद चमक रहा है, खूब अंधेरा है, कोई की गाड़ी गुजर रही है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे पता है लोगों को रात के पिछले पैर में बस कोई की गाड़ी गुजरती है। कपड़े कुछ मेरे फट चुके थे क्योंकि जंगल में भी भाग रहा था, झाड़ियों में भी भाग रहा था। तो वहाँ जब मैं बैठा हूँ तो थोड़ी देर ही गुजरी है तो छोटे छोटे सितारे जमा होना शुरू हो गए। फिर वो सितारे बेशुमार सितारे बन गए। फिर उनमें वो साधु जी आके बैठ गए और बोले तुझे अब बता, तू मानेगा या नहीं मानेगा, तू ये करेगा या नहीं करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, कहा मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगा। उसने कहा अब तुझे करना तो पड़ेगा, ये तो मसला अब ऐसे हल नहीं होगा। अच्छा, मैं फिर भागा हूँ। अब मैंने जिस तरफ रोशनी देखी थी ना, मैं उस तरफ को भाग रहा हूँ और हैरत अंगेज पे मैं रोड के ऊपर भागे जा रहा था। इतने में गाड़ी आके ना मेरे पास अचानक से, मैं चौंके रोड पे ही भाग रहा था, एक गाड़ी मेरे पास आके ना रुकी, जिसके साथ मैं टकराया हूँ बकायदा। जैसे ही मैं गिरा हूँ एकदम से दरवाजे खुले हैं और मेरा भाई, अब्बू, मेरे 2-3 कज़न, उन्होंने मुझे देखा। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें, कह के मुझे गाड़ी में डाला और मुझे सीधा अस्पताल लेके चले गए। मैं अस्पताल में मुझे सही से मैंने बताया ना, मेरा दिमाग काम कर रहा था और मैं चीख चीख के उन्हें बता भी रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है, इसका तोड़ करो, इसका हल निकालो। लेकिन मैं जो बोल रहा था, जो चीख रहा था, वो मुझे ही नज़र आ रहा था। उन लोगों को बस बकौल उनका ये था कि तुम तो सुन बुन थे, तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस तुम हमें देखे जा रहे थे, सबको बारी बारी सबके चेहरे देखे जा रहे थे। जब मुझे अस्पताल के बिस्तर पे ले जाया गया, मुझे पता था कि यह अस्पताल है। मैं होशो-हवास में था। मैं डॉक्टर को चीख चीख के बता रहा था, यार मेरे साथ ये मसला हुआ है, मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस मसले से निकालो। लेकिन वो ऐसे देख रहे हैं, उन्होंने कहा जिसको तो अच्छा प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। अच्छा, इंजेक्शन लगाया तो मैं बिल्कुल जो सुन था, जो होशो-हवास में नहीं था, मैं लेट गया। लेटा भी हूँ तो मैंने देखा कि सामने दीवार पे जो है ना, वो साधु ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है कि तुम जो मर्जी करो बेटा जी, तेनू मैं छड़ना नहीं है, तू जिहड़ा काम पाया ना, ये काम तेनू हुण पूरा ही करना पैना। अच्छा खैर, मैं देखा भाई पास बैठा हुआ है, वालिद साहब रो रहे हैं, बाकी सारे चले गए हैं। और इस दौरान वालिद साहब को भाई ने कहा कि तुम चले जाओ, आप चले जाओ, मैं भाई के पास हूँ। मैं उधर लेटा हुआ था और भाई को मैंने देखा कि वो चूँकि थकावट थी या जो भी था, उसकी भी आँख लग गई। तो इतनी देर में ना 2 डॉक्टर आए हैं। अच्छा, 2 डॉक्टर आए हैं और उन्होंने कहा कि आपस में बातें शुरू कर दी कि इसको क्या करना है। उसने कहा कि यार इसको जो है ना मसला है तो इसका मसला हल करना है। ये आजकल जो है ना बड़े डॉक्टर साहब की बात नहीं मान रहा। तो उसने कहा जब ये बड़े डॉक्टर साहब की बात नहीं मानेगा तो इसकी बीमारी कैसे दूर होगी। अब वो आपस में हंस रहे हैं। इतने में जो है ना, इतने में आप खुद सोचें कि आप अस्पताल के कमरे में हो और आपके सामने 2 जीते जागते इंसान हो और बिल्कुल उनके कपड़े गायब हो जाए, कपड़े गायब हो जाए। आप हैरत से देखोगे यार इनको क्या हुआ है, ठीक है। और साथ ही उनके जो है ना सर भी गायब हो जाए। अब 2 नंग धड़ंग आदमी आपके सामने खड़े और दोनों के सर नहीं है, आपकी हालत क्या होगी। वही हालत मेरी थी, चीख पुकार, बिस्तर पे हाथ पाँव, ये वो, बचाओ मुझे इनसे। उनमें से एक ने जो है ना चाकू निकाल लिया, दूसरे को, मुझे आवाज़ें आ रही, दूसरे को कह रहा है
कि यार ये शोर बहुत मचा रहा है, इसका गला काट देते हैं। तो उसने कहा मुझे तो नज़र आ नहीं रहा, मुझे लगता है मैं गला तो नहीं काटूंगा, पर जो चीज़ मेरे हाथ में आएगी मैं वो काट दूंगा। और उसने मेरी टांग पे हाथ रख दिया, और चाकू जैसे ही मेरी टांग पे रखा है, मेरी चीखें जो थी वो आसमान पे जा रही थी। अब इतनी देर में भाई की आँख खुल गई। मतलब जब उन्होंने मेरे मुंह की तरफ देखा, कहते मैं हैरत से उसको देख रहा हूँ, और वो बिल्कुल स्पॉट है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने मुझे देखा, मेरे हाथ पे हाथ रखा, और दोबारा टेक लगा लिया कुर्सी के साथ। मैं उसे कह रहा हूँ यार देख मेरी बात सुन, मेरे से ये गलती हुई है। मैं उसको पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ, और वो आंखें बंद किए गनुदगी में पड़ा हुआ है। मैं उसको पूरी स्टोरी सुना कर, मैं सुन रहा है, मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ हुआ क्या, मुझसे पूछो तो सही मेरे साथ क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वो स्पॉट ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसे पता ही नहीं है। वो मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि बाद में जब मुझे पता चला तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम स्पॉट थे बिल्कुल, तुम तो कोई बात भी नहीं कर रहे थे, सिंपल पड़े थे। खैर इतनी देर में मेरी जो है ना, देखा कि एक किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो वही पहले की तरह ठक ठक ठक, जैसे कोई छोटी सी बकरी या बकरा टाइप या ममेना टाइप चलता हुआ आता है। तो वही हुआ, वही जिसका मुझे डर था कि अब की बार वो बिल्कुल मेरे सीने पे आके खड़ा होगा और मुझे कहता है कि जो तेरा है तू ले ले। मैंने कहा, और स्ट्रेट मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने कहा यार तू मेरा नहीं है। तो इतने में ना वो बड़ा वाला बंदर भी मेरे दरवाजे में से दाखिल हुआ, और बिल्कुल गुरीले की तरह चलता हुआ मेरे राइट साइड पे आके खड़ा हो गया, और मुझे कहता है कि ये तेरा ही है, तूने इसको बुलाया था, अब तुझे इसको लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो ये तेरे पीछे चिपका रहेगा। तो मैंने उसकी तरफ देख के ना रोने लगा। मैंने कहा देखो मुझसे गलती हो गई है, मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं पता चला। उसने कहा तुमसे गलती नहीं हुई, तुमने अपने नफ्स को नहीं मारा। और यही चीज़ होती है, जब तुम किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो, अगर उसके ऊपर सब्र और शुक्र कर जाओ और अल्लाह की रज़ा में, अपने खुदा की रज़ा में राज़ी हो जाओ, तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब तुम ये कहो कि नहीं, जो मेरा नहीं है वो मैंने लेना ही लेना है, तो फिर उसका अंजाम यही होता है। अब तुमने इसको लेना है, तुम इसको लो, ये तुम्हारे लिए है, बोलो लोगे या नहीं लोगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता। जब मैंने ये लफ्ज़ कहे तो वो जो मेरे सीने पे चढ़े खड़ा था, उसने अपने दोनों अगले पाँव मेरे सीने पे पूरी ताकत के साथ दबाने शुरू कर दिए। मुझे लग रहा था मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी, और उसने अपना मुंह बिल्कुल मेरे मुंह के साथ लगा लिया। आप अंदाज़ा करें कि एक पत्थर जैसा सख्त चेहरा आपके मुंह के ऊपर झुका हुआ हो और उसकी आंखें जल रही हों, आपकी क्या सिचुएशन होगी। अगली कहानी नामे हिस्से के साथ मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। आज की कहानी का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरी इस मेहनत को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये काफ़ी अच्छी मेहनत है। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का तालिब, आपकी दुआओं का तालिब उमर भाई। मिलते हैं कहानी के नामे हिस्से के साथ कल शाम को इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।